Yes, now we will discuss about facility. In the facility, the water will come first, right? So facility क्या के लिए यूज क्या क्या होता है facility? Facility मतलब कि all type of requirements or the required substances जैसे कि पानी, बर्तन, दीवारें, लाइट्स, ठीक है, हैंड वॉश, सारी चीजें. So the continuous supply of potable water shall be ensured in the premises. Water filters may be installed to ensure clean water supply. मतलब क्या हुआ? हमने जो भी पानी यूज करना है वो एक सही क्वालिटी का, क्वांटिटी का होना चाहिए. अब आप बताइए कैसे, हाउ विल यू इंश्योर किसी भी पानी को देख के कि वो उसकी क्वालिटी सही है? We have to test it from the by laboratory. testing. So which lab we have to give it to? We have to check the environmental lab for checking the water condition, means whether it's NABL. purified or not. NABL labs. NABL labs. Correct. So NABL लैब से हमें वाटर को टेस्ट करवाना होता है कितने कितने दिन में? 6 months. एवरी 6 months. वेरी गुड. 6 months में. अच्छा, ये किस पैरामीटर पे कराएंगे हम? कैसे पता चलेगा? उसने टेस्ट करके दे दिया कि ये इतना है, TDS इतना है, या फिर ये कोई भी चीज इतनी है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो पीने योग्य है भी या नहीं? खाना बनाने के काम में हम ले भी सकते हैं या नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे? पानी का तो टेस्ट हो गया, पर वो पता कैसे चलेगा? ई कोलाई, ठीक है, TDS. ओके. इसके लिए आपको पानी का टेस्ट कराना होता है ऑन सम पैरामीटर्स, जिससे हमारे को ये पता चल जाता है कि हमारा जो पानी है वो पीने योग्य है कि नहीं है. ठीक है, मतलब पीने योग्य मतलब क्या? पीने योग्य मतलब suitability. Suitable to drink. पीने It का will check कि right. It will check कि जो आपका वाटर है जिसको आप यूज कर रहे हो वो सुटेबल है भी कि नहीं पानी पीने के लिए. पानी को क्या हम देख के बता सकते हैं कि ये पीने योग्य है या नहीं? हम नहीं बता सकते. हो सकता है आपके यहाँ पर दो टैप से पानी आ रहा है, राइट टैप से एंड लेफ्ट टैप से. आप एक RO का पानी और एक जनरल बोर बॉटल है, नॉर्मल वाटर, बोरवेल का वाटर है, बट स्टिल आप देख के दोनों को नहीं बता सकते कि पीने योग्य है या नहीं. ठीक है. सो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर टेस्टिंग की. तो आपको वाटर को टेस्ट करवाना होता है फ्रॉम NABL एक्रीडेटेड लैब. इससे क्या होगा? NABL एक्रीडेटेड लैब से जब हम 6 months में टेस्ट कराएंगे ऑन विच पैरामीटर? ऑन IS 10500. यू कैन नोट इट डाउन. ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं. IS 10500. दिस इज व्हाट, ये क्या है? वाटर पोर्टेबिलिटी का टेस्ट है. आई एम ऑल्सो राइटिंग. सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप पानी के लिए सैंपल दें कहीं पर भी, एक लैब होनी चाहिए एक्रीडेटेड, NABL या फिर FSSAI एक्रीडेटेड लैब. और जब आप पानी का सैंपल दें तब आप उनको बताएं कि आपको 10500 के पैरामीटर्स पे टेस्ट करवाना है. देन ओनली यू विल कम टू नो कि यस आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है. ओके. अगर आपके यहाँ इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई होता है तो आपको वाटर्स को भर के रख लेना चाहिए इन वाटर बॉटल्स. ओके, ताकि आपका सफिशिएंट पानी बना रहे. ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपका ये जगह, अगर आपका कोई एक ऐसा टैप है ना, जिसमें से पानी निकालना है, तो प्रेफरेबली इट शुड हैव अ टैप, मतलब नल लगा होना चाहिए जो भी आपका वाटर डिस्पेंसर है. उससे क्या होगा कि किसी भी कंडीशन में जब हम पानी निकालें तो उसमें वो हाथ ना लगे, जो अंदर बचा हुआ पानी उसमें हमारा हाथ टच ना हो, और वाटर को कंटामिनेट करने के चांसेस कम से कम रहे.
इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट्स को और कंटेनर्स को धोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप लोग बताइए कितने टाइप के Ma'am, it's not audible clearly. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, we can hear you. Okay. Pooja Mishra, can you please rejoin once? There may be a network issue. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay, now you tell me, आप लोगों के कैंपस में वॉशिंग फैसिलिटी कैसी है? सिंक्स लगे हुए हैं? कितने सिंक लगे हुए हैं? We have 8 sinks. Sink Okay, 8 to 10. अच्छा, ओके। बाकियों Yeah, के यहाँ कितने सिंक लगे हुए हैं? उधर माइक लगवाना है। हाँ जी। Others? 3 sink systems Soumya is having. Okay, great. Okay. 2 sink. Okay. We have 4 sinks. 4 sinks. Okay. ठीक है। और किसी के यहाँ? How many sink you have? You may have 1 sink also, है ना? कहीं कहीं पे एक सिंक भी रहता है। है किसी के यहाँ 1 सिंक? जैसे यूजुअली घरों में एक ही सिंक रहता है। All right. Okay. So आइडियली देयर शुड बी अ 3 सिंक सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो क्लीनिंग का सिस्टम कैसा होना चाहिए आपके यहाँ जो भी है वो आप आइडियल कैसा सिंक सिस्टम होना चाहिए वो आप लोग एक बार देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप आगे चल के वो चेंज करा सकते हैं। ठीक है, सो आइडियली देयर शुड बी अ 3 सिंक सिस्टम। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो भी आपका स्क्रैप है उसको आप फ्लश ऑफ कर दें। मतलब क्या? प्लेट है, प्लेट में कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आया तो आप उसको हटा दें वहां से, मतलब डस्टबिन में निकाल दें। अब फर्स्ट सिंक में क्या होता है? फर्स्ट सिंक में आपका जो भी होता है वो डिटर्जेंट होता है प्लस एक वार्म वाटर होता है, लाइक अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर रहेगा, उसमें आपका थोड़ा सा डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट घुला हुआ रहेगा। इस पानी से हमें क्या करना है? क्लीन करना है। स्क्रब के साथ वो जो डिश है उसको इस पानी में आपको क्लीन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है? सेकंड वाला सिंक जो है उसमें आपको वॉशिंग करनी होती है, मतलब रनिंग टैप वाटर से आपको वॉश करना होगा। जो तीसरा सिंक होता है, यहाँ तक आपका वॉशिंग कंप्लीट हो गया। तीसरा सिंक जो है वो आपके सैनिटेशन के लिए होता है। सैनिटेशन में क्या करना होगा? ये जो वॉश करा हुआ आ गया है उसको आपको तीसरे वाले सिंक में डाल देना। तीसरे वाले सिंक में भी भरा हुआ पानी होता है जिसमें सैनिटाइजर मिला हुआ रहता है। तो ये जो मटेरियल आपने डाला, यूटेंसिल आपने डाले थर्ड वाले सिंक में, उसमें डाल देना है आपको और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा? आपका जो भी इक्विपमेंट अच्छे से सैनिटाइज हो जाएगा। इक्विपमेंट्स या कंटेनर है जो भी आपका। जब ये एक बार सैनिटाइज हो गया उसके बाद इसको कपड़े से साफ कर सकते हैं क्या? बाकी लोग बताइए, क्या वापस से फिर उसको कपड़े से साफ कर सकते हैं? रेन वाटर, राइट? ओके, इट इन्वर्टेड, यस, ओके, नो, करेक्ट। यूजुअली होता क्या है कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स है उसको आपने लिया और फिर उसको उल्टा करके रख दिया, लेकिन उसके बाद भी जब कई बार होता है यूज करने से पहले आप उसको कपड़ा से साफ करते हैं, वो हमको नहीं करना है। इस पिक्चर में देखिए पॉइंट नंबर 5 में जो सैनिटाइजर था उसमें आपने उसको डिप कर दिया, तो क्या हुआ? जब आपने उसको डिप कर दिया तो वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया आपने उसको 2 मिनट, तो उसके जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किल हो गए। अब आपको उसको उल्टा
उल्टा करके रख देना है प्लेट को, दैट्स इट। आपको इसको वापस से कपड़े से साफ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अभी आपका जो जो प्लेट है वो तो सैनिटाइज हो गई है, लेकिन क्या कपड़ा सैनिटाइज है? नहीं, कपड़ा तो सैनिटाइज नहीं है, इसलिए उससे वापस से बैक्टीरियल लोड उस प्रोडक्ट में, उस डिश में जा सकता है, राइट? हैंड वॉशिंग के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉशिंग के लिए आपके पास एक सेपरेट सिंक होना चाहिए, सेपरेट सिंक होना चाहिए, और उसमें भी पोर्टेबल वाटर आना चाहिए जिससे आप रॉ मटेरियल को वॉश कर सको। अच्छा, अब हम देखेंगे कि लो रिस्क एरियाज क्या होते हैं और हाई रिस्क एरियाज क्या क्या होते हैं, और वो कैसे सैनिटाइज होने के बाद डिसइंफेक्ट होते हैं। सो आप देखिए, हाई रिस्क एरिया हम किसको बोलेंगे? हाई रिस्क एरिया मतलब वो वाली चीजें जो कि आपके फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, जैसे कि क्या आपका टेबल, चाकू, प्लेट, राइट? ये सारी चीजें कैसी हैं? हाई रिस्क एरिया। और वहीं पर लो रिस्क एरियाज क्या होते हैं? लो रिस्क एरिया मतलब सीलिंग, वॉल, फ्लोर्स, डोर्स, ये आपके प्रोडक्ट से टच नहीं करती हैं, ठीक है? तो जो भी आपके हाई रिस्क एरियाज होते हैं उसको आपको डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है। मतलब क्या? उसमें आपको सैनिटाइजर यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करके आपको डिसइंफेक्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है। होता कैसे, वर्क कैसे करता है? इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो फोटोग्राफ है इसमें दिखा रहे हैं कि कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके पास इनिशियल लेवल पे, ठीक है ना? सबसे फर्स्ट आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आप सेकेंड स्टेज पे देखिए, जब हमने उसको क्लीन करा तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल कम हो गए, ठीक है? और उसके बाद आपने अगर डिसइंफेक्ट करा और उसको ड्राई होने दिया तो क्या होगा? नो बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा। सो दिस इज हाउ डिसइंफेक्शन वर्क। अदर जगह पे हमें क्या करना होता है? वॉश, उसके बाद डिसइंफेक्ट एंड उसके बाद ड्राई। आपके यूटेंसिल्स हो सकता है आपके पास डिश वॉशर मशीन हो, तो डिश वॉशर मशीन भी सेम काम करती है। आप जिससे भी आइस बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, ठीक है ना, वो भी पोर्टेबल वॉश, पोर्टेबल वाटर ही होना चाहिए। और कई बार देखा गया है जो आइस मेकिंग मशीन रहती है वहां पर बहुत ज्यादा मोल्ड लग जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। तो आपको वो ध्यान रखना है, वो मेंटेन रखना है कि कहीं वहां पर ना लगा हो। पर्सनल हाइजीन एंड टॉयलेट कैसा होना चाहिए? स्टेनलेस स्टील का वॉश बेसिन होना चाहिए, प्रेफरेबली नी ऑपरेटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना? सब लोग हाथ नहीं लगाएंगे, सेंसर बेस होगा तो बेहतर है। लिक्विड सोप यूज़ करना है आपको, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं आपको। हॉट एंड कोल्ड वाटर अलग अलग दोनों आने चाहिए, ताकि सूटेबल रहे पानी का टेम्परेचर जब आप हाथ धोए तो। प्रेफरेबल वाटर टॉल्स होनी चाहिए आपके पास, या फिर रोल्स होने चाहिए। बेस्ट इज ड्रायर, अगर आप ड्राई लगाएंगे तो बेस्ट है। और एक कवर ट्रैश बिन होना चाहिए जिसमें अगर किसी को अपने प्लास्टिक निकालना है, पीपीस निकालना है, या फिर कुछ भी चीजें थ्रो करना है, तो एटलीस्ट वहां पर वो रहना चाहिए। ये दिस इज एन आइडियल हैंड वॉश, है ना? देखिए यहाँ पर पोस्टर भी लगा है कि कैसे है, क्या है आपका सैनिटाइजर, क्या है आपका लिक्विड हैंड वॉश, कहाँ पे धोना है। ये पैडल ऑपरेटेड है, तो यहाँ पर पेपर रोल है, ठीक है? ड्रायर रहना चाहिए तो और भी अच्छा है। सो दिस इज हाउ द हाइजीन स्टेशन शुड बी। ओके, लाइट कितनी होनी चाहिए हमारे प्रीमाइसेस में? आपके कैंपस में लाइट कैसी होनी चाहिए? लक्स नाम सुना है? लक्स, यस, लक्स का नाम सुना है किसी ने? कवर्ड, ठीक है, यस, राइट। कवर्ड होना चाहिए, शुड नॉट बी डिम, राइट? ओके, वेरी गुड। लक्स इज, you know, measurement of a light intensity, right, Soumya? Very good. Means we measure the intensity of light in the lux. मतलब क्या? दिस इज नॉट, नहाने वाला साबुन लक्स नहीं है ये,
ये लाइट इंटेंसिटी मेजर करने वाला है। अब ये जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी हम कैसे मेजर करेंगे? एक लक्स मीटर होता है जिसको आपने लाइट के नीचे रख दिया, उससे क्या होगा, आप उस लाइट की जो भी इंटेंसिटी है वो उस लक्स मीटर में हमें दिखाई दे देगी। तो अब होनी कितनी चाहिए? जहां पर भी आपके ऐसे जोन्स हैं जहां पर आप ग्रेडिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, इन सारी जगह पर मिनिमम 500 लक्स आपका लाइट होना चाहिए। वो जो लाइट है वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेशन क्या है उतनी, प्लस बाकी जगह पर अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मैक्सिमम मतलब मिनिमम 5 लक्स इन जगहों पर होनी चाहिए, अदरवाइज आप 300 लक्स, 250 लक्स, स्टोर एंड वेयर हाउस अगर ऐसे स्टोरेज जिसको कहीं भी यूज नहीं करना है तो आप 150 लक्स भी रख सकते हो। सो अलग अलग टाइप की लाइट्स आप यूज कर सकते हो। लक्स मतलब ओनली लाइट इंटेंसिटी मेजर करना है। ओके, बताइए। ओनली डैश वाटर इज यूज फॉर फूड प्रिपरेशन। कौन सा वाटर? यस, Only tested वेरी water. गुड। पोर्टेबल वाटर सर, Yeah, potable. Yeah. right? Potable water should be used. A. Portable. How to disinfect? Wash. Okay, we should wash dash. Disinfect dry chopping boards, knives. Very good. Yes. It is preferable to use paper towel to clean knife and chopping board. True or false? True. 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 Yes, it's true. We should use hot water for dishwashing. True. 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 Yes. Ice should be made from normal unfiltered tap water. True or false? False. False. ଏଇଠି ଅଛି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଛି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଦଉଛି ରେ Yes, it's false. Now we'll take part 3, that is food production. इसमें हम बात करेंगे receiving, storage, cross contamination, cooking, reheating, chilling की and serving की। So जब हम रिसीव करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो 4 कैटेगरीज में उसको स्टोर किया जाता है, पेरिशेबल, रेडी टू ईट, फ्रोजन प्रोडक्ट्स एंड ड्राई मटेरियल। ठीक है। अब जब आपने कोई भी फूड प्रोडक्ट को लिया है ना, जब आपने परचेज किया, जब आपने रिसीव कर लिया, तो आपको क्या क्या देखना है? सबसे फर्स्ट तो यू हैव टू सी दैट आपका जो भी पैकेट है, जो भी बॉटल है, वो कहीं से भी पफ ना हो, है ना, वो कहीं से भी बल्जिंग ना हो उसमें। सॉरी, राइट। इसके अलावा आपको ये हमेशा चेक करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया। ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। 2020 उन्होंने बोला है, सो द FSSAI लाइसेंस आपके प्रोडक्ट पे प्रिंट होना कंपलसरी है। सो जो भी आपका फिनिश, आप जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आपको ये 3-4 चीजें तो जरूर इंश्योर करना है। सबसे पहले उसमें FSSAI लाइसेंस नंबर है या नहीं, पैकेज इंटीग्रिटी कैसी है ना, उसका कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है, वो देखना होगा। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है, और आपने जो मंगाया है वो वही प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना कंपल्सरी। अगर अब हम बात करें कि रॉ प्रोडक्ट्स की, इंग्रेडिएंट्स में आप वेरीफाई कर लें कि कहीं कोई एडिटिव्स यूज हुआ है, अगर तो उसका उन्होंने पूरा डाला है या नहीं। फ्लेवर इनहेंसर्स अगर यूज करें तो वो
उसमें डला होना चाहिए कि यस इट कंटेन्स। फिश है तो फिश को कैसे चेक करेंगे? फिश को चेक करेंगे उसकी आइस से, उसकी आइस क्रिस्टल होनी चाहिए, उसकी गिल्स से हम चेक करेंगे उसको, और उसकी बॉडी में कोई भी इंजरी का मार्क नहीं होना चाहिए। स्किन जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहां अगर हमने इसको दबाया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी स्किन ब्रेक हो गई, सो लाइक दैट। कोई मेडिसिन की स्मेल नहीं आना चाहिए। चिकन के केस में भी हम ये चेक करेंगे, प्रेफरेबली उनका जो वेट है वो 700 से 1100 ग्राम्स होना चाहिए, ठीक है। पिंकिश कलर होता है उसका, ग्रीन पैचेस नहीं होना चाहिए उसमें, कोई भी मेडिसिन के वुंड नहीं दिखने चाहिए, कोई से भी कोई मार्क नहीं आना चाहिए, और कोई सी भी स्मेल नहीं आना चाहिए। मीट के उसमें क्या करेंगे, जेंडर प्रेफर रहता है, उसमें कोई इंजरी नहीं होना चाहिए मीट को, उसमें भी वही देखेंगे प्रेस करके स्किन कैसी है, इंजरी का मार्क तो नहीं है और पानी तो नहीं निकल रहा है। एग के केस में क्या करना है आपको, एग वाले केस में आपका जो ट्रे है, आप डिफरेंट कलर कोडिंग की ट्रे रख सकते हो। क्या क्या बेनिफिट होगा अच्छा अगर हमने ऐसा रखा? इससे ये बेनिफिट होगा कि आप फीफो मेंटेन करने में आपके लिए इजी रहेगा। 1 डे रेड कलर, सेकंड डे ग्रीन कलर, थर्ड डे येलो कलर, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म रहेगा। जब आपको पता है मंडे रेड कलर है तो आपको सबसे पहले रेड कलर की ट्रे में ही यूज करना है, तो फीफो मेंटेन रहेगा आपका इजीली। कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस अगर आप ले रहे हो लाइक स्ट्रॉबेरीज या वेजिटेबल्स या अदर फ्रूट्स, तो उसको आप इंटेक्ट अच्छे से चेक कर लें कि कहीं उसमें कुछ इन्फेस्टेशन तो नहीं है, और जब आपने ले लिया तो उसको प्रॉपरली क्लोज कंटेनर में ढक के और अच्छे से रखें। ओके, चलिए एक्टिविटी करते हैं फास्ट। रिसीविंग टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन फूड शुड बी 0 डिग्री और बिलो, ट्रू और फॉल्स? True. True. Okay. So the receiving temperature of frozen food should be 0 or below. फ्रोजन फूड का मतलब होता है कि फ्रोजन फूड आपने रखा है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तो इसका मतलब है हमें थ्रू आउट एंटायर सप्लाई चेन वी हैव टू मेंटेन इट। उसका मतलब ये नहीं होगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट में आप छोड़ दो, मेजर ट्रांसपोर्ट में आप लगा लो, नो, कंटिन्यूअस इट शुड बी इन अ रेफ्रिजरेटेड कंडीशन। Receiving temperature of potential high risk food should be 0 or below, should be dash how much? Potentially risk प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए? इसमें आएगा आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लाइक योर डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप आते हैं कोल्ड वेंस में, तो उसमें रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में जाते हैं ना, तो दैट शुड बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। Raw material and ingredient shall be accepted if it is known to have what? Good sanitary condition आएगा, ठीक है। और आपका एक रॉ मटेरियल के परचेसिंग के टाइम पे आपको एक फॉर्म ई लेना चाहिए। Packaged raw material should be checked for expiry, storage condition. The answer is what? True or false? True. True. Absolutely true. 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 Yes. तो क्या क्या टेम्परेचर ध्यान रखते हैं हमें स्टोरेज में? फ्रोजन फूड्स को -18 पे रखना होता है। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से कम, मतलब 4 डिग्री होना चाहिए। ड्राई स्टोर आपका 10 से 21 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका रॉ मटेरियल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोरेज है वो भी 8 to 10 होना चाहिए आपका। जो भी फूड है उस पर प्रॉपरली लेबल लगा के रखना है आपको। और पैकिंग मटेरियल को कवर जो रहता है उसको कोशिश करें आप उसको हटा दें, बिना पैकिंग मटेरियल कवर के प्रोडक्ट्स को रखें, क्योंकि जब हम
पेपर बेस्ड कोरुगेटेड बॉक्स रखते हैं तो उस टाइम पे उसमें कॉकरोच के इनहिबिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिजेक्टेड मटेरियल अगर है कोई तो सेम शेल्फ में कभी मत रखिए। अगर कोई रिजेक्टेड मटेरियल है तो आप उसको अलग रखें, उसका शेल्फ अलग बना के रखें, उसको सारे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में ना रखें। स्टोरेज एरिया हमेशा क्लीन और प्रॉपरली लाइटेड ही होना चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग शेल्फ का यूज कर सकते हैं, लाइक न्यू स्टॉक अलग, ओल्ड स्टॉक अलग। ठीक, कंटेनर्स को क्लोज करके रखना है आपको। अच्छा, स्टोरेज के टाइम पे मैंने एक और बात बताया था आपको कि जो भी आपका स्टोर है वो कैसा होना चाहिए, अवे फ्रॉम द वॉल अबोव द ग्राउंड, है ना। तो हमेशा आपका जो स्टोर है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, पैलेट्स पे रखा होना चाहिए। ये जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको प्रॉपर रखें, अपसाइड डाउन कंडीशंस में हमेशा रखें। Ma'am, just to interrupt on this, could you please let us know the temperature for this butchery room? If it is frozen, then it has to be kept at minus 18 degrees centigrade. If it is fresh, you can keep it in 5 degrees centigrade, less than 5. Don't we have this set temperature for the butchery room? So that should be less than 5 degrees centigrade. Okay, okay. Thank you so much. Yeah. पैकेजिंग मटेरियल जो है, पैकेजिंग मटेरियल को आपको हमेशा अपसाइड डाउन कंडीशन में रखना है। और यहाँ पर जो भी आपका पैकिंग मटेरियल रहेगा हमेशा ये कोशिश करें वहां पर कोई भी डैम्पनेस ना हो, कोई भी गीला मीन्स सीलन ना हो, ताकि जो आपका कोरुगेटेड बॉक्स है या फिर जो भी पैकिंग मटेरियल है उसमें कोई सीलन ना लग जाए और उसके कारण उसको फंगस इन्फेस्टेशन के चांसेस ना हो। हमेशा सेपरेट फ्रिज का यूज करें वेज और नॉन वेज के लिए। कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर आप डिफरेंट कोल्ड स्टोर के टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आइसक्रीम -12 एंड बिलो, फ्रोजन प्रोडक्ट्स -18 एंड बिलो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अप टू 9 पे आप रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज का 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको रखना है, मेंटेन करना है। रेफ्रिजरेटर में क्या यूज करना है आपको, कैसे कैसे प्रोडक्ट को रखना है। सो सबसे टॉप शेल्फ में आपका आना चाहिए रेडी टू ईट नॉन वेज सैलेड्स, ओके। टॉप शेल्फ में सबसे आपके ये वाला चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो भी प्रोडक्ट है मीडियम शेल्फ में आप क्या रखोगे, मीडियम शेल्फ में आपको रखना होगा कि कुक्ड फूड्स, मतलब रेडी टू ईट तो हो सकते हैं वो, लेकिन जो भी कुक्ड फूड्स है जिसको आप बाद में फर्दर रीहीटिंग भी करोगे, ठीक है ना, वहां पर आपको रखना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को मीडियम शेल्फ में। और उसके बाद जो बॉटम शेल्फ है उसमें आपको रखना होगा सारा रॉ वेजिटेबल्स। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सब में अलग अलग होती है। रॉ मटेरियल में अलग है, कुक्ड फूड में नहीं है, रेडी टू ईट में नहीं है। सो इस तरह से हमें मेंटेन करना होता है सारे पैरामीटर्स को, और इस तरह से आपको फ्रिज के अंदर मटेरियल्स को रखना चाहिए। ओके, बताइए। वी शुड चेक फॉर FSSAI लाइसेंस नंबर ऑन पैकेट फूड प्रोडक्ट, ट्रू और फॉल्स? True. Yes, it is true. FIFO means what? First in? What is FIFO? Food. What is FIFO? First in? Food. Out. First in food, नहीं। क्या होगा first in? Out. First out. Yes, very good. Out. First in, first out. Very good. Raw food should be stored above cooked food. True or false? False. False. Yes. That should be placed below the cooked foods.
We should only use food grade plastic for storing food products. True or false? True. Absolutely, yes. Right, Soumya, it's true. Right, Mr. Raja, it's true. Food container should be kept dash distance above floor. This is not fixed, like you can keep it 15 centimeter up to 15 centimeters above the floor. The main objective is that it should not touch the floor. While pre-preparation, what usually we do? While pre-preparation, in the pre-preparation, we wash the vegetables thoroughly. We cut it, dicing takes place. So in this case, what should be important? So in this case, all the equipment should, like chopping boards, knife, pillars, etc. We have to clean it thoroughly. It has to be cleaned thoroughly. Then cooked food should be handled separately and a separate equipment should be used. We should not handle raw and cooked together. That should be handled together separately and it should be kept separately as well. Non-vegetarian and vegetarian food should be handled separately and separate equipment should be used. Okay, now thawing. What is thawing? How many of you uses frozen raw materials, frozen non-veg? Yes, frozen non-veg. Do you use frozen non-veg material? Okay, fine. All right. So, when you receive a frozen product, okay, especially frozen non-veg products, then it should be thawed properly. What is thawing? Thawing means bringing back the texture and the temperature of the product from -18 to 5 degrees centigrade. So this is so-called thawing. So thawing should be done appropriately. Otherwise, what will happen? Otherwise, the texture of that non-veg will get affected. The mouthfeel will get affected. So initially, what you need to do? There are 3 types of thawing. One thawing can be done in the refrigerator. मतलब आपको -18 से निकाल के उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है. सो लाइक विद इन 12 आवर्स आपका जो प्रोडक्ट है वो थॉ हो जाएगा एंड देन आप नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर उसको यूज कर लीजिए. सेकेंड इज submerged under running potable water at or below 15 degree centigrade. So 15 degree centigrade के पानी से आप उसको रनिंग वाटर से थॉ कर सकते हो. अगेन जो सबमर्ज वाटर से आपका थॉइंग होएगा वो आपको विद इन 12 आवर्स यूज कर लेना है. थर्ड टाइप ऑफ थॉइंग इज माइक्रोवेव. सो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो माइक्रोवेव है उसमें आप प्रोडक्ट को रख देंगे, क्विक थॉइंग कर देंगे और इसमें भी आपको प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लाना है, उससे ज्यादा नहीं करना है. ठीक है. और ये जो माइक्रोवेव से हम थॉइंग करते हैं इस वाले प्रोडक्ट को आपको जल्दी से यूज कर लेना होता है. जल्दी मतलब इमीडिएट, फॉर इमीडिएट प्रिपरेशन. ओके, नाउ क्रॉस कंटामिनेशन. क्रॉस कंटामिनेशन अगर हमारा प्रोडक्ट बन चुका है ना तो 3 टाइप से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है. कैसे कैसे? सबसे फर्स्ट हो सकता है आपका फ्रॉम फूड टू इक्विपमेंट. क्या मतलब हुआ फूड टू इक्विपमेंट का? फ्रॉम फूड टू इक्विपमेंट मतलब क्या? आपका जो प्रोडक्ट है ना, फूड तो अच्छा है, हमने फूड अच्छे से बना लिया, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया, हमने सारे पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखा. उसके बाद जो इक्विपमेंट में हमने उसको ट्रांसफर किया, जैसे आपने कुकर में बना लिया फिर कुकर से आपने एक बाउल में ट्रांसफर किया, तो जो बाउल में आपने ट्रांसफर किया वो बाउल ही खराब था तो क्या होगा? हमारा प्रिपेयर्ड फूड भी खराब हो जाएगा. जैसे स्पून से आपने निकाला, अगर वो स्पून गंदा होगा तो हमारा फूड खराब हो जाएगा, है ना. सो इक्विपमेंट टू फूड हो सकता है. सेकेंडली हैंड टू फूड हो सकता है. हैंड टू फूड मतलब क्या? आपने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया लेकिन गंदे हाथ से छू लिया तो हैंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ चले जाएंगे? प्रोडक्ट में चले जाएंगे, उसको भी खराब कर देंगे. थर्ड होता है फूड टू फूड. फूड टू फूड का मतलब क्या?
अच्छा वाला मटेरियल खराब वाले मटेरियल में मिल जाए, रॉ एंड कुक्ड फूड मिल जाए, वेज नॉन वेज साथ में मिल जाए, है ना, तो इन सबको हम बोलेंगे फूड टू फूड, कि दोनों फूड टू फूड ही आपस में खराब मिल गए, तो ऐसे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। इक्विपमेंट ऑफ फूड में हमें ये ध्यान रखना होता है कि डिफरेंट कलर के चॉपिंग बोर्ड्स अगर हम यूज करेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन जो कि इक्विपमेंट से होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं। कितने तरह के कितने तरह के चॉपिंग बोर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ चॉपिंग बोर्ड्स विच वी कैन यूज, जैसे कि रेड कलर का नाइफ और रेड कलर का चॉपिंग बोर्ड हम यूज कर सकते हैं रॉ मीट के लिए। ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड एंड ब्लू कलर का नाइफ हम यूज कर सकते हैं रॉ फिश के लिए। कुक्ड मीट्स के लिए आप येलो यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका नॉन वेज। वेज के लिए रॉ सैलेड्स एंड फ्रूट्स के लिए आप यूज कर सकते हो ग्रीन। वेजिटेबल्स के लिए आप यूज कर सकते हो ब्राउन। डेयरी प्रोडक्ट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड हैंड वॉशिंग के साथ में प्रोडक्ट वॉशिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैक्टीरियाज हैं वो रॉ मीट में बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, और वहां से वो हैंड में आ सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड में आ सकते हैं, इक्विपमेंट्स में आ सकते हैं, तो लाइक फ्रिज में आ सकते हैं। सो इसलिए जहां जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस है उसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही सजेस्ट किया जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड यूज करें। हैंड वॉश भी बहुत थॉरोली करना चाहिए और बाकी इक्विपमेंट्स को भी सैनिटाइज और वॉश बहुत थॉरोली करना चाहिए। मैडम वन क्वेश्चन। यस प्लीज। मैडम हम जो नॉनवेज जो यूज करते हैं, नॉनवेज का जो चॉपिंग बोर्ड, उसके जी बेसिकली हम लोग प्लास्टिक का नहीं लकड़ी का यूज करते हैं। तो आई थिंक बेटर कौन सा होगा, प्लास्टिक का होगा आई थिंक या लकड़ी का होगा? सर, लकड़ी में क्या होता है ना कि लकड़ी अगर अपना किचन में कोई भी आइटम है लकड़ी का तो वो सर्टेनली गीला होगा बार बार, है ना, गीला होता है, तो एक तो लकड़ी से यूजुअली तो मैडम दुकान में आप जहाँ पे बाहर पे जो भी दुकान में जाओगे वहां पे तो ये लकड़ी का यूज करते हैं ना। नहीं, इसे लकड़ी का प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि उससे बारीक बारीक तिनका भी निकलता है, रेशे रेशे भी निकलते हैं, जी। और सेकेंडली उसका सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उसमें दीमक लगने के भी चांसेस रहते हैं, इन्फेस्टेशन फंगस लगने के भी चांसेस रहते हैं। जी। सो इसीलिए लकड़ी को प्रेफरेबल नहीं करते तो हैं। आई थिंक बेटर देन आप कौन सा होगा, लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा मैडम? टेफलॉन का जो आता है ना, प्लास्टिक कोटेड टेफलॉन्स आते हैं, वो जी। ज्यादा बेटर होता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके सर, राइट। सो जो भी आपका स्टोरेज है वो प्रॉपर रखिए, रॉ। ऑल राइट, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। हैंडलिंग फूड आफ्टर यूजिंग अ टॉयलेट विदाउट फर्स्ट प्रॉपरली हैंड वॉशिंग may leads to Cross contamination. right. राइट। क्रॉस कंटेमिनेशन में नॉट ऑकर फ्रॉम, इनमें से किससे नहीं होगा क्रॉस कंटेमिनेशन? फूड टू फूड, यूटेंसिल्स टू फूड, फूड हैंडलर टू फूड, कस्टमर टू फूड। Food handler to food. किससे नहीं होगा? Oh. फूड टू फूड तो हमने बात करी थी, नॉन वेज से वेज में हो सकता है। Utensils to food. यूटेंसिल्स टू फूड भी हमने बात करी थी, अगर गंदा यूटेंसिल है उसमें फूड रख दिया आपने तो फूड क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगा। किससे नहीं होगा बताइए, एनीवन? कस्टमर टू फूड, वेरी गुड, राइट। Yes, right answer is customer to food. Okay, now raw meat and raw vegetables may be stored together. True or false? फॉल्स। False. False.
As a good practice, separate chopping board shall be used for handling raw meat and raw vegetable. True or false? True. Right. Hands should be thoroughly washed before switching from preparation non-vegetarian products to any other activities. True or false? True. True. Right. Now we will talk about the cooking. So cooking में what we have to see? Cooking we have already discussed कि एक danger zone होता है. कौन क्या होता है danger zone? क्या होता है danger zone? Kitchen room. नो क्या टेम्परेचर है डेंजर जोन का? Oh, हमने अभी सुबह थोड़ी देर पहले बात की थी. राइट उपासना, राइट सौम्या, others also? Right, it is 5 to 63 degrees centigrade. So this is danger zone. So danger zone में हमने क्या बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, रैपिड हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दे आर, हमें अपने फूड को डेंजर जोन में ज्यादा देर नहीं रखना है. हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई Because टेम्परेचर पे, the multiplication rate is higher. right, because the multiplication rate is higher. Very good. And what happens at high temperature? High temperature पे क्या होगा microorganisms में? They किल go हो जाएंगे. faster. किल. हाई टेम्परेचर पे वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे. Oh, sorry. या एंड लो टेम्परेचर पे क्या होगा? 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पे क्या होगा? हाँ जी, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए, मर गए. Kill. लो टेम्परेचर पे रिटार्ड हो जाएगी उनकी ग्रोथ, है ना, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो Okay. इसलिए वो जो प्रोडक्ट है आपका वो सेफ रहेगा. सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट अगर हम कुकिंग की बात करें तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट को कुक करते हैं तो उस टाइम पे उसका मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 75 डिग्री सेंटीग्रेड. मिनिमम कुकिंग टेम्परेचर इतना होना चाहिए फॉर 2 मिनट्स. और इसको हमें कैसे चेक करना है? थर्मामीटर से. ठीक है. आप में से कितने कैंपसेस के पास थर्मामीटर है? किसके पास थर्मामीटर है? Yes, we do. Okay. What's the name of your campus? Is Central Agri College. Okay, fine. You do have. What about others? IIT Bhubaneswar, Karna Hall of Residence, and Subarnarekha Hall of Residence. Yes, fine. IIM Indore is also having. Okay. I think NDPS is also having thermometer. and Bhubaneswar, Niger. Sorry, Niger is also having. Okay. And okay. In case if you are not having, please contact to the team, the implementation partner of the campus. So please contact them. They will provide you thermometers and do have a thermometer. आप लोगों के कैंपस में थर्मामीटर जरूर होना चाहिए. All right. Yes, madam, I have. The cooking of veg and non-veg products should be segregated to avoid contamination. है ना, ये हमने बात करी. जो भी आपके फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश सैलेड्स होते हैं, जूसेस होते हैं, उस टाइम पे क्या होना चाहिए? दैट प्रेफरेबली आपको उसी टाइम पे कटिंग करना है, उसी टाइम पे जूसिंग करना है. ठीक है. इन केस आपको थोड़ा सा एडवांस करना है, नॉट मच. ठीक है. बिकॉज ऑफ केटरिंग मतलब बहुत ज्यादा लोग आएंगे खाने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत प्री प्रिपरेशन करनी है. प्रेफरेबली आपको थोड़े से पहले अगर करना है तो यू कट इट एंड स्टोर इट इन द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. ये वाला जो थर्मामीटर का शीट है, दिस you should always keep in remember, and this is very beautiful diagram. So food must be keep hot to stop bacteria, है ना. So अगर आपने कोई फूड बना लिया तो जब तक वो सर्व हो रहा है तब तक आपको कितनी देर पे रखना है? 75 and above.
हॉट होल्डिंग है 65, 75 पे आपको कुक करना है। एक बार आपका प्रोडक्ट कुक हो गया उसके बाद आपको हॉट होल्डिंग करना है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कोल्ड होल्डिंग करना है आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको 2 घंटे के अंदर आपको यूज कर लेना है। अगर आपने 32 डिग्री से कम पर है या फिर 32 डिग्री से ज्यादा है तो उसे सिर्फ 1 घंटे हमें यूज करना है उस प्रोडक्ट को। कुकिंग लिक्विड बेस में क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपने उसको कुक करा तो बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ये ग्रीन वाले के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, बैक्टीरियाज। सो आपने बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, फिर जब आप कुक करोगे तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे और प्रॉपर 75 डिग्री एंड अबव पे किल हो जाएंगे। क्या करने से मैडम किल हो जाएंगे? कुक करने से 75 डिग्री पे मिनिमम इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर रहेगा, तो वो बॉईल हो रहा है ना वहां पर, तो वो किल हो जाएंगे। ओके मैडम। ओके, मेजर मतलब मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्मोफिलस, है ना। कुछ कुछ सारे बैक्टीरियाज की अलग अलग रेंज रहती है, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स हैं, हम जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं सरवाइव कर पाते हैं और कुछ लोग सरवाइव कर लेते हैं। सो सिमिलरली बैक्टीरियाज, एनिमल्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन टेम्परामेंट। कुछ कुछ थर्मोफिलस भी होते हैं, वो +250 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद होते हैं। सो दे आर वेरी लिमिटेड, है ना। मेजॉरिटी वो वाले कम रहेंगे, ज्यादातर बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ओके मैडम। पोल्ट्री में भी हम देखेंगे तो पोल्ट्री का जब हम कुकिंग करते हैं, सो आउटर टेक्सचर तो प्रॉपरली कुक हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट इंटरनल, जब तक वो कोर से कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट, कोई भी जब तक कोर से प्रॉपरली कुक ना हो तब तक वो इम्पोर्टेंट, तब तक वो सेफ नहीं माना जाएगा, राइट। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो कोर से कुक हो। ओके, मिक्स्ड फूड्स को भी आपको अच्छे से प्रॉपरली कुक करना है ताकि आपके बैक्टीरियाज मर जाए उसमें, मतलब स्टीमिंग हॉट। कोई भी एक फूड को आपने बना लिया, ठीक है, अगर आपने उसको कोल्ड होल्डिंग करी है तो उसके बाद कोल्ड होल्डिंग से अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया है तो आप उसको निकाल के बस एक ही बार रीहीट करेंगे। एक बार आपने रीहीट करा और उसके बाद उसको यूज करना है, बार बार आपको रीहीट नहीं करना है, अवॉइड करना है। और कितना रीहीट करना है, 75 डिग्री पे 2 मिनट के लिए कम से कम। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को ज्यादा देर तक सेव करके रखना है तो आपको क्या करना होगा, आपने एक बार प्रोडक्ट को बना लिया, उसके बाद आप उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के अंदर ठंडा कर देंगे, ठीक है। और उसको ठंडा करने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। अब जब आपने उस प्रोडक्ट को फ्रिज में रख दिया, तब उस प्रोडक्ट को आप ज्यादा देर के लिए यूज कर पाएंगे। कैसे यूज करना होगा, फिर फ्रिज से निकाल के आपको जितना पोर्शन यूज करना है आप उतना पोर्शन निकालिए, उसको हीट करिए, वापस से रीहीट करिए और उसको सर्व कर दीजिए। ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, स्टीयरिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूस घुमा सकते हो, या फिर आइस बाथ रख सकते हो, पैन, शैलो पैन में उसको ट्रांसफर कर सकते हो, पानी में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर करके रख सकते हैं, ठीक है। पैकिंग के टाइम पे हमें क्या करना होता है, पैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पैकिंग से हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको लेबल दे सकते हैं, कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, पैकिंग के दौरान से शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं उसके। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें खाली फूड ग्रेड प्लास्टिक ही यूज करना है, ओके। जो भी आप पैकिंग करिए उसके लिए पैकिंग मटेरियल किस तरह का है वो भी बहुत जरूरी है। पैकिंग मटेरियल आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, डस्ट डर्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी फिजिकल हजार्ड, कोई भी केमिकल हजार्ड, किसी भी तरह का तेल नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड भी नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेस्टेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। फूड पैकिंग मटेरियल जो है वो FSSAI ने ISO स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करे, उसके नॉर्म्स पे ही होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस से सपोज आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जगह फूड बना दूसरी जगह जाएगा, तो जब आप ट्रांजिट हो, जब ट्रांसफर हो फूड प्रोडक्ट, तब हमें ध्यान रखना है वो एकदम
वेल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, हैंडलिंग बहुत ही मिनिमल होना चाहिए उसकी, ठीक है। यूटेंसिल्स कटलरीज जो भी हम यूज करें सर्विंग के दौरान वो एकदम क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और जिस वैन में आप लेके जा रहे हो उसका आपको स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हॉट अगर विद इन 2 आवर्स आप सर्व कर देंगे तो रीहीटिंग नहीं भी करेंगे तो ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म पे रखना है सो आपको मेंटेन करना होगा टेम्परेचर, उसको हॉट पॉट्स में लेके जाएं या फिर ऐसी जगह लेके जाएं जिसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, या फिर आप उसको रीहीट कर रहे हैं। हाइजीन्स का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, लाइक जो भी कुछ आप सर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रोडक्ट में आपका हैंड टच नहीं होना चाहिए। जो भी कटलरीज हैं उस टाइम पे आपका कोई भी हैंड है वो टच नहीं होना चाहिए। आपने आइस यूज किया है या जो स्पून यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली ध्यान से हो। सेंट्रल किचन, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट को टच करें, सॉरी आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है भी बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बार बार एक ही कंटेनर में प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। फैसिलिटी अगर नहीं री करने की तो हमें इंसुलेटेड पॉट्स में यूज करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो गर्म रहे। टेम्परेचर का ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना है और उसको की टेक्निक उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करनी चाहिए। बेयर हैंड बिना धुले हाथ से हमें यूज नहीं, ठीक है, हम यूज करें और हैंड सैनिटाइज करके ही हैंड्स का यूज करें। पर्सनल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन रखें। कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए। जो भी कोल्ड फूड रह गया है, ठीक है, उसको आप डिस्कार्ड कर दें, जो यूज नहीं हुआ है ज्यादा देर तक अगर है तो उसको बच्चों को नहीं देना है। क्लीन एंड सैनिटाइज कंटेनर्स ही यूज करना है। और जो भी सेंट्रल किचन है अगर वो बहुत दूर है तो फिर आपको ऑल्टरनेट देख लेना चाहिए, मतलब ट्रांजिट टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम 30 से 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप रीहीट करेंगे तो भी 74 डिग्री पे कम से कम रीहीट करना है और 3 घंटे के अंदर बच्चों को दे देना है। फूड थर्मामीटर जरूर यूज करें जब हम सर्व कर रहे हैं उस टाइम पे। टाइम एंड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट के लिए। ओके, अगर आपका कोई लिक्विड आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप अगर आपका कोई फूड है जो आपने बहुत ज्यादा बनाया है तो अब आपको ज्यादा देर तक उसे यूज करना है तो आपको क्या करना होगा कि उसको डिवाइड कर दीजिए आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन पे और रेफ्रिजरेटेड वैन्स में आप उसको रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर बना हुआ फूड है तो उसको 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें आप, और रीहीट करना है तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीहीट करें बस एक बार। ये वैन्स हैं, टैंकर्स हैं, वेस्ट डिस्पोजल, लाइक वेस्ट डिस्पोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आपका वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं है, डिस्पोज ऑफ करने की कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो फर्दर बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम्स। जैसे आई बिलोंग्स टू इंदौर, सो इंदौर में देर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट। इवन स्कूल्स में भी सबके यहाँ जिसमें लार्ज मास प्रिपरेशन होता है सबके यहाँ कंपोजिट होना कंपलसरी होता है। कंपोज मीन्स वेट वेस्ट जो भी है आपका उसको उससे कंपोज बनना, उससे खाद बनाने का जो है वो कंपलसरी है ताकि स्कूल का वेट वेस्ट कहीं और ना जाए। ईटीपीज बहुत सारी लगी हुई हैं बहुत सारी जगह पर। सो दिस इज समथिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट
नेचर को मेंटेन रखने के लिए साथ में इफ आई एम प्रोड्यूसिंग माई वेस्ट सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस किया है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये इस टाइप का ओनरशिप अगर है लोगों में तो सर्टेनली बहुत अच्छे से हम वर्किंग कर पाएंगे। सो अगर आपके कैंपस से कोई भी वेस्ट निकल रहा है तो वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो वेट वेस्ट है तो उसको कंपोस्ट बना लीजिए, अगर वो ड्राई वेस्ट है तो उसको रिसाइकिल कैसे करना है, इको ब्रिक्स बना सकते हैं, बच्चों को और एजुकेट भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट जिससे आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आपने इवन अगर ड्राई वेस्ट है और अगर आपने उसको बहुत सेपरेट रखा है तो आप उसको यूजफुल भी कर सकते हैं। लाइक अगर जो मोटी पॉलीथीन्स होती हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं, पेपर्स हैं उसको सेल कर सकते हैं, पर वो कब होगा जब आपने वेस्ट को मैनेज अच्छे से किया, जब आपने सेग्रीगेशंस प्रॉपर्ली मेंटेन करें। तब आपका वेस्ट डिस्पोजल एरिया है बहुत अलग होना चाहिए, जो भी फूड प्रिपरेशन एरिया है उससे दूर होना चाहिए। रेगुलर आपका जो भी डेली वेस्ट निकलता है वो क्लीन हो जाना चाहिए और वो सेपरेट हो जाना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट कलर्ड के डस्टबिन्स आप यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में इंपॉर्टेंट है कि जो भी वर्कर फूड प्रिपरेशन कर रहा है उसकी खुद की स्वयं की साफ सफाई कैसी है, राइट? मतलब वो क्या करता है, उसने क्या खाना, उसके जो नेल्स हैं वो कैसे हैं, उसने ग्लव्स पहना है यानी शूज कैसे हैं, आपके ड्रेस कैसी है, ठीक है, हेडगियर्स कैसे लगा रखे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या होना चाहिए? एक तो प्रॉपर कपड़े होने चाहिए, आपकी सुटेबल क्लीन क्लॉथिंग होनी चाहिए, बाल बंधे हुए होना चाहिए और टोपी लगाई हुई होनी चाहिए, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, फुटवेयर चेंज होना चाहिए, स्ट्रीट की फुटवेयर किचन में वर्क नहीं करना है, साल में एक बार कम से कम मेडिकल चेकअप होना चाहिए FSSAI के फॉर्मेट पे, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है उनका सोप से, पानी से, और फूड हैंडलर जो भी है जो यूज कर रहे हैं, जो भी फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ भी दूसरी एक्टिविटी की है तो उसके बाद जो फूड है उसको हाथ लगाने से पहले हाथ को धोना है कंपल्सरी। स्मोकिंग नहीं करना है, स्पिटिंग नहीं करना है, छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट को हाथ नहीं लगाना है फूड प्रिपरेशन करते समय। हाथों के नाखून हमेशा छोटी होनी चाहिए, बाल हमेशा क्लीन होने चाहिए, बियर्ड मुस्टैच हमेशा ग्रूम्ड होनी चाहिए। इस तरीके के पोस्टर्स लगा सकते हैं आप अपने कैंपस में। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फूड हैंडलर है उसको भी समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और इसका ये फायदा होता है कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता है, लाइक पढ़ा लिखा जो नहीं है, बिना पढ़ा हुआ भी समझ जाता है कि वो क्या करे। ठीक, इस पोस्टर में बताया गया है कि फटे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, हाथ में अगर घाव है तो बैंडेज लगी हुई होनी चाहिए, अंगूठियां पहन के काम नहीं करना, नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए, घड़ी नहीं पहननी है, फटा हुआ कपड़ा नहीं है, ऊपर पॉकेट नहीं होनी चाहिए, आउटसाइड ये चप्पल नहीं पहनना है हमको। This is also one of the very important hand wash steps। 8 स्टेप होनी चाहिए हैंड वॉश की। कोविड में तो हमने काफी कुछ अच्छे से सीखा ही है, पर फिर से अभी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड्स में सोप लेना है और उसको झाग बनाना है। फिर आप आगे से पाम को करें, पीछे से ने फिंगर्स के बीच में करें ना, अंगूठे और हाथों के बीच में करें। टिप्स, ये जो हमारी टिप्स होती हैं उसको अच्छे से क्लीन करें। तो आपका पाम है, पाम के ऊपर ऐसे गोला बना के रखें। फिर उसके बाद आपने रिस्ट को क्लीन करें प्रॉपरली और उसके बाद आप उसको या तो
पेपर टॉवल से साफ कर ले या प्रेफरेबली ड्रायर से साफ करना है आपको। व्हेन टू वॉश योर हैंड्स, कब कब हाथ धोना चाहिए? टॉयलेट यूज करने के बाद, रॉ मटेरियल्स हैंडल करने के बाद, नॉन वेज हैंडल करने के बाद, कोई भी सर्व करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद, कुछ खाने के बाद, बॉडी पार्ट को टच करने के बाद, हैंडरचीफ को यूज करने के बाद, फूड प्रिपरेशन करने के बाद, है ना, सबके बाद हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। इस तरह से पोस्टर्स भी आप लगा सकते हैं। एंड नाउ पेस्ट कंट्रोल। सो पेस्ट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट थिंग आप लोग नोट कर लीजिए, पेस्ट कंट्रोल हैज टू बी डन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी ओनली। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल जो है आपको आउटसाइड एजेंसी से ही कराना है, आप खुद नहीं कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यूजिंग दैट केमिकल इज इम्पॉर्टेंट। आप जो वो केमिकल यूज करेंगे जिससे वो पेस्ट को आप भगाएंगे, वो क्या है? वो एक तरह से जहर होता है। एंड अगर आपने उस जहर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करा, प्रॉपरली हैंडल नहीं करा, तो उससे क्या हो सकता है? उसे किसी की जान भी जा सकती है, उसको किसी को हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए आप यहाँ जो भी वर्कर अगर पेस्ट कंट्रोल कर रहा है तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रेंड हो और गवर्नमेंट से उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिली हो पेस्ट कंट्रोल करने की, तभी वो पेस्ट कंट्रोल करे। बहुत सारी पेस्ट कंट्रोल एजेंसी होती है, आप उनको हायर करें, वो करेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। कैसे करना है आपको पेस्ट कंट्रोल? पेस्ट कंट्रोल के मेजर्स आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि आप स्क्रीन्स लगा लें विंडो पे। अगर कोई गड्ढा है या कोई गैप है जहाँ से बार बार पेस्ट आ जा रहा है, आप उसको कवर कर लें। डिलीवरीज कहाँ कहाँ पर भी इन्फेस्टेशन जहाँ जहाँ भी चालू हुआ है, आप उसको चेक कर लें। वाटर को हटा दें, जहाँ से भी वाटर आ सकता है वहाँ पर उसके इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, सो वो सब क्लीन कर दें। फीफो मेंटेन करके रखें, स्टोरेज प्रॉपर करके रखें, पैलेट्स के ऊपर सामान रखें, माल को हमेशा ढक के रखें, जो भी आपका गार्बेज है उसको हमेशा क्लीन करके रखें। पेस्ट कंट्रोल करवाएं प्रोफेशनल एजेंसी से। और जब भी आप स्प्रे करें तो वो दूर के, अपने तरफ नहीं, अपोजिट तरफ करें। और कभी भी फूड प्रिपरेशन एरिया में पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? शटर से आ जाते हैं, विंडोज से आ जाते हैं, कई बार एग्जॉस्ट से आ जाते हैं। सो अब हमें अप्रोच कैसे रखनी चाहिए? सबसे फर्स्ट 4D डिनाई एंट्री। डिनाई एंट्री मतलब जहां जहां पर भी बिल है, जहां जहां पर भी गड्ढे हैं, आप उनको वहां से सबसे पहले आना रोकें। आएंगे नहीं तो हमें अंदर आके ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट डिनाई एंट्री करें। उसके भी डिनाई फूड, जहां तहाँ अगर फूड गिर गया है तो उसको बचा के रखें, उसको ढक के रखें, उसको साफ कर लें। जो भी फूड पैलेट पे रखा है तो उसको भी कवर करके रखें प्रॉपर। ठीक है, अलग से रखें, इजी टू एक्सेसिबल ना हो वो। उसके बाद डिनाई शेल्टर। पैलेट्स पे रखेंगे तो क्या होगा? उसको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। डिनाई शेल्टर में आप दीवार से दूर रखें उसको। जो भी आपके कैरेट्स हैं तो उसको अपसाइड डाउन करके रखें। जो भी पाइप से उसको, उसके माउथ को क्लोज करके रखें। और ये सारी चीजों के बाद फिर भी अगर आ जाता है तो हम करेंगे डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉपर पैलेट्स पे रखना है, दीवार से दूर रखना है। ये इस तरह से कैरेट्स को मेंटेन करके रखना है। इंसेक्टोक्यूटे यूज कर सकते हैं आप, फ्लाई कैचर्स यूज कर सकते हैं आप। ऑल राइट, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्टिविटी। बताइए, साइन ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर क्या है? पेस्ट इन्फेस्टेशन का साइन क्या है?
बताइए कैसे पता चलता है आपको कि पेस्ट आ गया? हाँ जी, दिस इज लास्ट एक्टिविटी, बताइए कैसे पता चलता है आपको कि कोई भी पेस्ट आ जाता है? तो Through smell, थ्रू स्मेल, यस, एंड थ्रू एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा दिख जाता है हमको, हमें फटी हुई बोरी दिख जाती है, कई बार सामान बिखरा हुआ दिख जाता है, क्रॉलिंग मार्क्स दिख जाते हैं, है ना? ये सब क्या है? दीज आर द पेस्ट इन्फेस्टेशन चांसेस। ओके, लिस्ट 2 मेजर्स टू कंट्रोल पेस्ट इन्फेस्टेशन। क्या क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल करने के लिए? fixing the envirosil on the main door, ओके, एंड also placing the this raw materials above the ground about 15 centimeter height. राइट राइट, ओके, क्लोज ऑल फूड्स, राइट राइट. We should always get pest control done from a professional and never do it by ourselves. True or false? True. We need to look for outsourced people, not by ourselves. Right. We should never spray insect repellent or any other chemicals while food is kept in the kitchen. True or false? True. Right, it's true. Okay, so that's about today's training. So here we have completed the FOSTEC training of basic catering. Okay, I will request all of you if you can just switch on your cameras so that we can have one group photograph. Yes, if you can just switch on your camera. Others also, please. Okay. From office also, please switch on your cameras. Okay, thank you so much. We have taken the group photograph. Okay. So thank you so much for joining us in today's session. If you have any question, we will ask, you can ask. आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं.